मैं सोफे पर तकिया रखकर अपनी आंखों पर बाजू रखे लेटा हुआ था कि तभी शनाया नाइट सूट में अपने हसीन और खुले बाल मेकअप किए बगैर मेरे पास आ गई। उसके शरीर से उठती परफ्यूम की होश उड़ा देने वाली खुशबू ने मुझे इस बात पर मजबूर किया था कि मैंने बेसाख्ता बाजू अपनी आंखों से हटाया और जब सामने देखा तो नाइट बल्ब की मध्यम सी रोशनी में वो ऐसी खूबसूरत लग रही थी कि मेरा खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। मैंने शिकवा भरी नज़रों से शनाया की तरफ देखा था। मैंने कहा, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना। जाओ और जाकर सादा से कपड़े पहन कर आओ। देखो, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ और ना ही तुम्हें फरिश्तों जैसी आजमाइश दे सकता हूँ। लेकिन वो कहने लगी कि मुझे आदत है ऐसे ही कपड़ों में सोने की, आप अच्छी तरह जानते हैं। उसकी बात ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। मैंने कहा, ठीक है। मैं उठकर बैठ गया, अपना तकिया उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा तो वो मेरे पास आ गई। रोते हुए मेरे आगे दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, साहिल, क्या कोई रास्ता नहीं है? कोई तो रास्ता होगा, कोई तो हल होगा। मैंने उसे गुस्से से देखा। मैंने कहा, मुझे अपने बच्चे का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें। ये कहकर मैं गुस्से से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। कमरे का दरवाज़ा मैंने बड़ी ज़ोर से बंद कर दिया। जो कुछ हमारे बीच हो चुका था, मैं अपनी बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकता था। मियाँ बीवी का रिश्ता जितना करीबी और गहरा होता है उतना ही नाजुक भी होता है। लेकिन शनाया को कहाँ परवाह थी। मेरा छोटा सा घर था। घर में बस 2 कमरे थे। एक में मेरी माँ रहती और एक कमरा हम दोनों का था। ड्राइंग रूम था। मैं वहीं ड्राइंग रूम में जाकर लेट गया। आंखें बंद करने पर शनाया का सराफा मेरी आंखों के सामने आने लगा। वो मेरी बीवी थी, लेकिन मेरी बीवी होने के बावजूद मेरे ऊपर वो हराम हो चुकी थी, सिर्फ एक गलती की वजह से। मेरा 3 साल का बेटा था। मेरी बूढ़ी माँ थी जो इस बात से जानकार नहीं थी। अगर उन्हें भनक भी पड़ जाती तो वो शनाया को यकीनन घर से निकाल चुकी होती। बड़ी मुश्किल से मुझे ड्राइंग रूम में नींद आई थी। सुबह मेरी आंख भी कुछ देर से खुली थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो मुझे शनाया पर भी गुस्सा आया था। मैं ऑफिस के लिए लेट हो चुका था। उसने मुझे जगाने की कोशिश भी नहीं की थी। मैं उठकर कमरे में आया तो वो सिसकियों से रो रही थी। मैंने एक तीखी नज़र उस पर डाली और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर तैयार हो गया और फिर बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला आया। जैसे ही शाम को ऑफिस से घर वापस लौटा तो मेरी बहन आई हुई थी। मेरे जीजा और बच्चे भी साथ थे। मुझे देखते ही मेरी बहन खुश हो गई और मुझसे लिपट गई। मैं वहीं उसके पास बैठ गया। मैंने अपनी बहन से कहा कि रात का खाना खाए बगैर नहीं जाना। मेरी बीबी और मेरी बहन की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों के बीच ननद भावज वाला रिश्ता नहीं था। रात को जब खाना खाने के लिए हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे तो शनाया मेरे बराबर बैठ गई और उसके बाद जो हरकतें उसने करनी शुरू की थीं, मेरा अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। खाने के दौरान वो अपना पाँव मेरे पैर पर रखकर मेरे पैर को सहलाने लगी। मैं एकदम से चौंका था। मैंने उसे घूर कर देखा। सबके सामने उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। अपना पाँव मैंने पीछे कर लिया, लेकिन उसकी गुस्ताखियाँ मेरे पैर पर बढ़ने लगी थीं। वो धीरे धीरे से अपने पाँव का अंगूठा मेरे पैर पर फिराने लगी थी। बार बार उसके पाँव को मैं पीछे कर रहा था, लेकिन वो बाज नहीं आ रही थी। मेरे दिल की हालत बदलने लगी थी। एक अजीब सा खुमार मुझ पर छाने लगा था। शादी के शुरू दिनों में भी शनाया ऐसे ही छेड़छाड़ मेरे साथ कर दिया करती थी, लेकिन उस समय बात कुछ और थी। मैं उसकी शरारत में, उसकी मजाक का उसी अंदाज में जवाब देता था, लेकिन अब मेरा दिल बेकाबू सा होने लगा था। खाना खाते ही बहन अपने पति और बच्चों के साथ अपने घर चली गई। मैं अपनी माँ के कमरे में उनके पास जाकर बैठ गया। उनसे इधर उधर की बातें करके समय गुजारने लगा, लेकिन मेरा पूरा पूरा ध्यान तो शनाया की तरफ था। मेरे दिल की बेकरारियां मुझे आज चैन नहीं लेने दे रही थीं। मैं कैसे खुद पर काबू किए हुए था, ये मैं ही जानता था। मेरी माँ भी कुछ देर बाद मुझसे कहने लगी कि मैं अब सोना चाहती हूँ, तुम भी जाकर आराम करो। मैं माँ के कमरे से बाहर आया तो खुद ब खुद मेरे कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे थे। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, नाइट बल्ब जल रहा था। मेरा बेटा सोनू बेखबर सो रहा था। हाँ, शनाया कमरे में नहीं थी, शायद शावर ले रही थी। मैंने अपना तकिया उठाया, अपना कंबल भी उठाकर कमरे से बाहर जाने लगा। जो कुछ हम दोनों के बीच हो चुका था, मैं नहीं चाहता था कि मुझसे बेखुदी में कोई गुनाह हो जाए, क्योंकि शनाया को देखकर मैं अपने जज्बात काबू ही नहीं कर पाता था। इसलिए बेहतर था कि मैं कमरे से बाहर निकल जाता। लेकिन उसी समय शनाया वॉशरूम से बाहर आई थी। वही रात वाला नाइट का ड्रेस पहने नहाकर बाहर निकली थी।
उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मैंने जल्दी से उसके ऊपर से अपनी नज़र हटाई थी। जब से मेरे और शनाया के बीच वो हादसा हुआ था, मैंने शनाया से दूरी बना ली थी। इस बात को 15 दिन गुजर चुके थे। इतने दिन कभी हमने एक दूसरे के बगैर नहीं काटे थे, और इस वक्त तो वो मेरे जज्बातों का इम्तिहान ले रही थी। इतनी हसीन लग रही थी कि मुझसे अपना आप बेबस लगने लगा था। मैंने फ़ौरन से अपनी नज़रें फेर लीं। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाता, शनाया मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। कहने लगी, साहिल, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। क्यों मेरे सब्र का यूं इम्तिहान ले रहे हो? ये कहकर उसने मेरे हाथ से तकिया और कंबल खींचा और बेड पर फेंक दिया। आज तो मुझ पर भी मेरा बस खोने लगा था। वो एकदम से मेरे सीने से लग गई। और शब्दों से अपनी बेताबियां किसी मीठे रस की तरह मेरे कानों में घोलने लगी। उसकी उंगलियां बड़ी बेखुदी से मेरी कमर पर चल रही थीं। मैं बिल्कुल बेकाबू सा हो चुका था, इसलिए मैंने उसे अपने हिसार में ले लिया। मेरे होंठ उसकी गर्दन पर जाकर टिक गए थे। इससे पहले कि मैं बेखुदी में और आगे बढ़ जाता, उसके कहे गए शब्दों ने मेरी दिल की दुनिया को नए सिरे से बदल दिया था। आज से 15 दिन पहले कहे गए उसके शब्द मेरे कानों में शीशे की तरह पिघलने लगे। मैंने फ़ौरन से शनाया को पीछे हटाया था। अपने और उसके बीच होने वाले हादसे ने मेरे अंदर जैसे फिर से आग लगा दी थी। मैंने उसे खुद से पीछे किया और कमरे से बाहर निकल गया। कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। कुछ देर उसी बंद दरवाजे के बाहर खड़ा अपनी तेज दौड़ती भागती धड़कनों पर काबू लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब मुझे अंदर से शनाया की सिसकियों की आवाज़ें आने लगी थीं। वो रो रही थी। मैं जानता था वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। मेरे बिना वो रह नहीं सकती, लेकिन मैं मजबूर था। जो कुछ हमारे बीच हो चुका था, मुझे उसका हल समझ नहीं आ रहा था। ये नहीं था कि मैंने शनाया को तलाक दे दी थी। नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो अब भी मेरी बीवी थी, लेकिन फिर भी मुझ पर हराम हो चुकी थी। मैं तेज कदमों से ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। सोफे के कुशन को अपने सर के नीचे रख लिया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं जानता था कि वो रो रही होगी और पूरी रात रोती रहेगी। मुझे शादी की रात याद आने लगी। हम दोनों बचपन से ही दोस्त थे। बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलकर बड़े हुए थे, इसलिए हमारी मोहब्बत बचपन से ही शुरू हो चुकी थी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें पता चल गया कि हम आपस में मंगेतर हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने मिलकर हमारा रिश्ता भी तय कर दिया था। और मुझे पता था मेरी ज़िंदगी में अगर कोई लड़की आ सकती है तो वो लड़की शनाया ही होगी। इसलिए हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बचपन से ये जज्बात रखने लगे थे। अक्सर हमारे बीच ख़तो किताबत की अदला बदली भी हो जाया करती थी। हमारी शादी भी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। शादी की रात जितना मैं बेताब था, उतनी ही बेचैन शनाया भी थी। मोहब्बत के इजहार में ना मैंने कंजूसी से काम लिया था और ना ही शनाया ने कोई शर्म झिझक दिखाई थी। शादी के शुरू के दिन मेरी ज़िंदगी के बहुत ही खूबसूरत दिन गुजरे थे। शनाया को फैशन करना बेहद पसंद था। हालांकि हमारे घर में ज़्यादा खुले शरीर वाले कपड़े पहनना अलाउ नहीं था, लेकिन मेरे घर में मेरी माँ, मेरी एक बहन के अलावा कोई नहीं था। बहन भी शादीशुदा थी, इसलिए शुरू से ही मैंने कभी उसे इन बातों पर टोका नहीं था। उसने शादी के कुछ ही दिन बाद अपने गले से दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था और बिना दुपट्टे के पूरे घर में फिरती रहती थी। कपड़े भी बहुत ही चुस्त और फिटिंग वाले पहनती थी। गला भी काफ़ी गहरा होता था, लेकिन कभी मैंने उसे टोका नहीं था, क्योंकि हमारे घर में मेरी माँ के अलावा होता ही कौन था। लेकिन मैं भी उसे ऐसा ही अच्छा लगता था। अगर एक महीना मुझे शेव किए हुए गुजर जाती तो वो मुझसे कहने लगती, साहिल प्लीज़ अपनी शेव बनाओ, ये क्या हालत बना रखी है तुमने, एकदम पक्के मजनू लगते हो। उसकी इस बात पर मैं उसे अपने हिसार में लेकर कहता, मजनू ही तो बना दिया है तुमने मुझे अपना। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगती, नखरा दिखाते हुए कहती, जाओ ना साहिल प्लीज़, पहले शेव करो, मुझे चुभती है। जो हुक्म सरकार का। मैं उसकी हर बात पर जब ये बात कहता तो वो इतराने लगती। उसने भी मेरा घर बहुत अच्छे से संभाल रखा था। वो मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। मेरी बहन के साथ भी उसका रवैया बहुत अच्छा था। बस कपड़े वो अपनी मर्जी के पहनती थी। बहुत ही फिटिंग के गहरे गले के कपड़े पहनती थी। साड़ी भी ऐसी पहनती जिसका ब्लाउज बहुत ही शॉर्ट होता था। शनाया से मेरे कभी किसी बात को लेकर तकरार नहीं होती थी। अगर कभी उससे कोई छोटा मोटा झगड़ा हो भी जाता तो इसी बात पर होता कि वो थोड़े ढंग के कपड़े पहना करे। एक बार मुझे अपनी दोस्त की शादी पर जाना था। मैंने शनाया से कहकर गया था कि मेरे घर आने से पहले वो तैयार रहे। मैं उसे अपनी पसंद की ड्रेस भी देकर गया था, लेकिन जब वापस आया और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसने ब्लैक कलर की बहुत ही बेहुदा सी साड़ी पहन रखी थी, जिसे देखकर मैं अपने होश खो बैठा था।
उसका होश रुबा हुस्न मेरे दिल को बेकाबू कर रहा था। मैं उसका पति था। जब मैं उसे देखकर अपने होश खो बैठा था तो शादी पर तो ना जाने कितने मर्दों की नजरें उस पर जम जाती। वो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए मेरे पास आई, मेरे गले में बाहें डालकर कहने लगी, साहिल मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने उसके माथे को बोसा दिया। मैंने कहा, बहुत हसीन, लेकिन ये हुस्न बस मेरे लिए ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। जल्दी से वही ड्रेस पहनो जो मैंने तुमसे कहा था। मैंने बहुत प्यार से उससे कहा। उसके चेहरे के हाव भाव मेरी बात सुनकर बदले थे। कहने लगी, साहिल मुझे यही साड़ी पहननी है। उस साड़ी के ब्लाउज का गला आगे पीछे से बहुत ही खुला हुआ था और वो स्लीवलेस भी थी। इसलिए मैंने उसे बहुत ही प्यार से समझाना चाहा। मैंने कहा, नहीं शनाया, ऐसा नहीं करते, मैं तुम्हें ऐसा लेकर नहीं जाऊंगा। जाओ शाबाश, कपड़े बदल कर आओ। मेरी बात पर उसका मूड खराब हो चुका था। कहने लगी, ठीक है, मुझे नहीं जाना कहीं भी, आप अकेले चले जाएं। मैंने कहा, शनाया इसमें मना करने वाली कोई बात नहीं है, जाओ जाकर कपड़े बदल लो। वो कहने लगी, साहिल इन कपड़ों में क्या कमी है। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी। क्या उसे नजर नहीं आ रहा था? कमी साड़ी में नहीं थी, कमी तो उसके ब्लाउज में थी जो बहुत ही शॉर्ट था। गला इतना गहरा था कि उसकी खूबसूरती छलक कर बाहर आ रही थी। मैंने कहा, शनाया आईने के सामने खुद को मेरी नज़र से देखो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि साड़ी में क्या कमी है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, साहिल मुझे नहीं मालूम कि तुम एक दकियानूसी टाइप के मर्द हो। ये बात सुनकर मैं बिल्कुल सीरियस हो गया था। मैंने कहा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और बेशरम नज़रों से देखे, और जो तुम पहनकर जाना चाहती हो, तुम पर उठने वाली नज़रें मुझे अभी से चुभती हुई महसूस हो रही हैं। मैंने गुस्से से उसे एहसास दिलाया। फिर मैंने उसे दोनों बाजू से पकड़कर बहुत ही गुस्से से कहा, शनाया तुम मेरी इज्जत हो, तुम्हारे हुस्न पर, तुम्हारे शरीर पर सिर्फ मेरा हक है। ये मुझ तक ही सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। जाओ और ये ड्रेस पहन कर आओ जो मैंने तुमसे कहा था। जो ड्रेस मैंने शनाया को दी थी वो बहुत ही खूबसूरत सा गाउन था। हाँ, उसकी स्लीव्स फुल थी और गला भी इतना बड़ा नहीं था। मेरी बात उसने मान तो ली थी, मैक्सी भी पहन ली थी, लेकिन पूरे फंक्शन वो मुंह फुला के बैठी रही, किसी से भी ठीक से बात नहीं की थी। घर आते ही मुझसे कहने लगी, तुमने अपने दोस्त की बीवी को देखा था? मैंने कहा, नहीं, मैं दूसरों की बीवियों को नहीं देखता, मेरी अपनी बीवी है तो। मैंने बात को मजाक में डाला था। वो कहने लगी, उसने भी वैसी ही साड़ी पहनी हुई थी, सब उसकी तारीफें कर रहे थे, और तुम्हारा दोस्त भी अपनी बीवी की तारीफ में जमीन आसमान एक कर रहा था। वो ना जाने मुझ पर क्या जताना चाह रही थी। मैं जितना इस मामले को प्यार से और समझदारी से हल करने की कोशिश कर रहा था, वो इतना ही उसे उलझा रही थी। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा, वो उसकी समस्या है शनाया, मेरी नहीं। मुझे पसंद नहीं है कि तुम्हें कोई बुरी नज़र से देखे। अच्छा चलो, जाओ पहन कर आओ अब वही साड़ी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें देखकर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हें अपनी बाहों। मैंने इतना ही कहा था। मैं उसका मूड बदलना चाहता था, लेकिन उसने वो साड़ी निकाली और ज़मीन पर फेंक दी। उसकी इस हरकत पर मैं दंग रह गया था। मैं तो उससे बहुत ही प्यार से बात कर रहा था, लेकिन उसकी इस हरकत पर मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन इससे आगे जो शनाया ने किया मेरे बहमो गुमान में भी नहीं था। उसने माचिस उठाई और उस साड़ी को आग लगा दी। मैंने जल्दी जल्दी आग बुझाई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि शनाया ये सब भी कर सकती है। अब वो रो रही थी। कहने लगी, अब मैं कभी तैयार नहीं होंगी, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगी। तुम्हें बहन जी टाइप की लड़कियां पसंद थीं तो मुझे पहले कहते। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपना गुस्सा बर्दाश्त कर गया था। सोचा था दिल का गुस्सा निकाल कर शनाया खुद ही चुप हो जाएगी। शनाया कहने लगी, मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था, कितने सपने सजाए थे। सोचा था ये फैशन करूंगी, वो फैशन करूंगी, शादी के बाद मेरी जिंदगी आज़ादी से गुजरेगी, लेकिन तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। वो मेरी बात को समझने की बजाय अपनी इच्छाओं को मेरे सामने रख रही थी। मैंने फिर भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे मनाने की कोशिश ही की थी। मैं नहीं चाहता था कि बात और आगे बढ़े। मैंने उसकी तरफ प्यार से अपना हाथ बढ़ाया तो उसने मेरे हाथ को झटक दिया। कहने लगी, मेरे करीब मत आओ। मैंने बहुत मुश्किल से उसे मनाया था। कुछ समय बाद वो उम्मीद से हो गई थी। मेरी तो खुशी की कोई हद न थी, लेकिन मैं और मेरी माँ ने उसकी बहुत देखभाल की थी। मैं तो उसे ज़मीन पर भी पाँव नहीं रखने देता था। वो भी बहुत खुश थी। 9 महीने के बाद शनाया ने बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था, और इसी खुशी में मैंने शनाया की उंगली में सोने की अंगूठी पहनाई थी और उसके माथे को चूम लिया था। मैंने कहा, शनाया तुमने मुझे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। मेरा परिवार पूरा था और मैं बहुत खुश था अपने बेटे को पाकर। हम दोनों की ज़िंदगी यूं ही प्यार भरी गुजर रही थी। मेरा बेटा सोनू 2 साल का हो चुका था और जो कुछ उसने सीखा वो सुनकर मेरा दिल दहल गया था।
वो अपनी तोतली जबान में कोई इंग्लिश मूवी का बेहुदा गाना गुनगुना रहा था और डांस भी कर रहा था। गाने के बोल इतने शर्मनाक थे कि मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था। मैंने कहा, शनाया ये सब क्या है? तुम इतने से छोटे से बच्चे को इस टाइप के गाने क्यों सिखा रही हो? तुम इसे अच्छी बातें सिखाओ। तुम्हें पता है ना, माँ बच्चे की पहली टीचर होती है और तुम उसे इस तरह के गाने सिखा रही हो। तुम ना जाने से मोबाइल में कौन कौन सी वीडियो और गाने दिखाती रहती हो। वो कहने लगी, बस भी कर दो साहिल, क्या ये तुम पुरानी सोच की बातें करते रहते हो? और तुम्हारी माँ क्या कम है मेरे कान खाने के लिए? वो भी हर वक्त मुझ पर चीखती चिल्लाती रहती हैं कि बच्चा है, उसे ये ना दिखाओ, उसे वो ना दिखाओ। अब बस भी करो साहिल, बच्चों को तो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने दो। मैंने शनाया को काफ़ी समझाया लेकिन वो नहीं मानी। उन्हीं दिनों मेरे मोहल्ले के एक मस्जिद के इमाम मुझसे कहने लगे, हमारी मस्जिद से 3 दिन के लिए तबलीगी जमात जा रही है, बेटा तुम भी ज़रूर जाओ, इससे ईमान की मजबूती बनी रहती है। मेरे ऑफिस की भी छुट्टियां थीं, इसलिए मैं 3 दिन के लिए उनके साथ चला गया। वहाँ दाढ़ी की अहमियत के बारे में फजीलतें बताने लगे। खैर, नमाज का आदी तो मैं शुरू से ही था, लेकिन कभी भी दाढ़ी बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अब मैं सोचने लगा था। इन 3 दिनों में मेरा दिल काफ़ी बदल चुका था। मैंने पैंट शर्ट पहनी छोड़ दी थी, शलवार कमीज पहनने लगा था। जब मैंने पहली बार अपनी शलवार अपने टखनों से ऊपर रखी तो शनाया ने सबसे पहले यही एतराज़ किया था। कहने लगी, साहिल ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? क्या आप समंदर में खड़े हैं जो यूं शलवार टांग रखी है? मैंने कहा, ये सुन्नत है। ये सुनकर वो कहने लगी, देखो साहिल, मुझे तुम्हारी सलवार कमीज पहनने पर एतराज़ नहीं है, लेकिन इसे इस तरीके से मत पहनो। प्लीज़ सोचो, मैं अगर तुम्हारे साथ कहीं ऐसे जाऊंगी तो लोग कितनी बातें सुनाएंगे मुझे। मैंने कहा, तुम लोगों की परवाह मत करो, उनका काम है बातें बनाना। वो कहने लगी, अच्छा, जब मैंने वो साड़ी पहनी थी तब तो तुम्हें लोगों की नज़रों की बड़ी परवाह थी। वो मुझे ना जाने क्यों तंज करने लगी थी। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। असल फसाद तो उस समय शुरू हुआ जब मैंने दाढ़ी रख ली थी। ये देखकर तो शनाया का पारा हाई हो गया था। कहने लगी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किसी भी कीमत पर तुम दाढ़ी रखो। मैंने कहा कि मैं सुन्नत के मुताबिक चलना चाहता हूँ। कितनी जिंदगी मैंने दुनिया वालों के लिए जी ली है, मुझे उस पर भी दुख है। काश कि मुझे पहले ही अल्लाह ताला ये हिदायत की राह दिखा देता। वो कहने लगी, देखो, मुझे मौलाना लोगों से सख्त नफरत है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम भी उनका हुलिया अपनाओ। सारी जिंदगी अपने दोस्तों और कजिन से मैं मौलवियों का मजाक उड़ाती आई हूँ। अगर तुमने दाढ़ी रख ली तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तुम सबको बातें बताती थी और तुम्हारे शौहर ने ही दाढ़ी रख ली। मैंने कहा, अव्वल तो तुम्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, ये गुनाह है और मैं तुम्हारी खातिर शरीयत नहीं छोड़ सकता और ना ही अपने नबी की सुन्नत को पशे पस्त डाल सकता हूँ। अब तक जो कुछ कर चुका हूँ उससे तौबा कर चुका हूँ, लेकिन आगे की अपनी ज़िंदगी में कोशिश करूँगा कि सुन्नत के मुताबिक ही गुजारूँ। बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी बुर्का हिजाब पहनने लग जाओ। मेरी बात पर वो हत्ते से उखड़ गई। कहने लगी, देखो, मुझे इन चीज़ों से दूर रखो। अपनी ज़िंदगी मुझे ऐसी ही पसंद है जैसे मैं गुजार रही हूँ। मैंने खुद को कभी किसी भी कीमत पर नहीं बदलूंगी और तुम भी ये हुलिया सही करो। मुझे तुम वैसे ही अच्छे लगते हो जैसे तुम पहले थे। मैंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदल चुका हूँ, मुझे अपनी बाकी की ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक ही गुजारनी है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बेदीनी में पड़ जाए, इसलिए ज़रूरी था कि मैं दीन की राह पर चलूँ। मैंने सोचा, शनाया का क्या है, जब मैं सुन्नत पर चलूँगा तो वो भी चलने लगेगी। लेकिन एक बार शनाया ने मेरी दाढ़ी का मजाक उड़ा दिया। मैंने कहा, तौबा करो, अपनी गलती की माफ़ी मांगो, दाढ़ी का मजाक नहीं उड़ाते, ये बहुत बड़ा गुनाह है। कहने लगी, या तो तुम इस दाढ़ी को रख लो या फिर मुझे रख लो, क्योंकि मुझे किसी भी दाढ़ी वाले मर्द के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। मुझे सख्त नफरत है दाढ़ी से, सलवार कमीज से। तुम लोग क्या समझते हो, क्या दाढ़ी रखे बिना इंसान मुसलमान नहीं होता? ईमान दिल में होना चाहिए। मैंने कहा, जब दिल में ईमान होगा तभी तो जिंदगी में आएगा। जो चीज़ दिल में आती है वही तो जाहिर होती है, और जो जाहिर होती है वो इंसान के बजाहिर को बदल कर रख देती है। मैंने शनाया से कहा कि वैसे तो तुम्हें भी पर्दा करना चाहिए। वो कहने लगी, मुझ पर ये बेकार की बातें लागू मत करो, पर्दा दिल का होता है। मैंने कहा, दिल तो पहले ही पर्दे में है, पर्दा चेहरे का होता है, क्योंकि वो सबको नजर आता है। इसलिए मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम पर्दा करोगी। वो कहने लगी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि जो तुम्हें अच्छा लगे मैं अपनाती चली जाऊं। मैं जैसी ज़िंदगी जी रही हूँ वही तरीका मुझे अच्छा लगता है।
मैं वो सब नहीं कर सकती और ना मैं ये चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो। मुझे इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं कि तुम नमाज पढ़ते हो। मुझे इस बात पर भी ऐतराज़ नहीं कि तुम रोजे रखते हो, क्योंकि मैं भी कभी कभी नमाज पढ़ लेती हूँ और रोजे तो मैं पूरे रखती हूँ। मुझे दीन बस इतना ही पसंद है, इससे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में दीन को शामिल नहीं करना। मुझे समाज में रहना है, समाज में अपर क्लास की तरह मूव करने वाले लोगों के साथ चलना है, मौलवी की बीवी बनकर नहीं। मैंने कहा, मैं सुन्नत नहीं छोड़ सकता, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। तुम जैसे जीना चाहती हो जी सकती हो। जानता हूँ कि जब मैं अल्लाह की राह में चलूंगा तो तुम्हारा दिल भी खुद ब खुद इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि हमारी जिंदगी का असल मकसद यही है। उससे हटकर जिंदगी नहीं गुजारते। शनाया कहने लगी कि सोते सोते ही मैं तुम्हारी ये दाढ़ी उड़ा के रख दूंगी। मुझे जहर लगती है ये दाढ़ी, मैं किसी कीमत तुम्हें दाढ़ी नहीं रखने दूंगी। फिर वो हंसने लगी और बोली, बस मौलवियों को यही आता है कि दाढ़ी रख लो, टखनों के नीचे शलवार कर ली और खुद को मजहबी कहने लगे। तुम क्या समझते हो कि ऐसे लोग अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, या ये बात जन्नत की जमानत है? मैंने कहा कि मैंने दूसरों का ठेका नहीं ले रखा। दाढ़ी वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते मेरा इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने में मेरा भला है। मैं ये नहीं कहता कि जितने भी दाढ़ी वाले लोग हैं सब नेक हैं, लेकिन मैं नेक बनना चाहता हूँ। मगर तुम कुछ ज़्यादा बोल चुकी हो। मुझे डर है कि तुम्हारे ये सब बोलने से मेरा और तुम्हारा निकाह ख़त्म हो चुका है, क्योंकि दाढ़ी का मजाक उड़ाने से निकाह ख़त्म हो जाता है। वो कहने लगी, अब तुम मुझ पर ये नए फतवे लगा दो, मैं नहीं मानती ये सब कुछ। बस या तो तुम दाढ़ी रख लो या फिर मुझे रख लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। उसे लगा था कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और ये सच भी था, मुझे उससे मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उसकी खातिर दीन और शरीयत को भुलाकर उसे अपना लेता, मैं सुन्नत को छोड़ देता। मैंने कहा, ठीक है, मुझे सुन्नत पर चलना है, बाकी का फैसला मैं तुम पर छोड़ देता हूँ। वो रोने लगी और बोली, तुम्हारी दाढ़ी ने मेरी जिंदगी जहन्नम बनाकर रख दी है। काश कि तुम पहले की तरह रहते। ये सुनना था कि मेरा बर्दाश्त खत्म हुआ था। मैं कब से उसकी बकवास सुन रहा था। मुझसे और बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने उसके मुंह पर खींच के थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा, चुप हो जाओ और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, क्योंकि जो कुछ तुमने मेरे बारे में कहा है, मुझे यकीन है कि मेरा निकाह खतरे में पड़ चुका है। आगे से मेरे करीब भी मत आना, क्योंकि मैंने किसी मौलाना को ये कहते सुना था कि अगर बीवी शौहर की दाढ़ी का मजाक उड़ाए या बुरा भला कहे तो निकाह टूट जाने का खतरा होता है। लेकिन इस बात के बारे में मैंने अब तक किसी से पूछा नहीं था। बस मेरे दिल में ये वहम बैठ चुका था कि कहीं मेरा निकाह शनाया से ख़त्म ना हो गया हो, इसीलिए मैं उससे दूरी बनाने लगा था। मैं पूरे 1 महीने उसके पास नहीं गया था, उससे बात भी नहीं की थी। कुछ दिन तक वो रोती धोती रही, खुद भी मेरे पास नहीं आई थी, लेकिन शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसीलिए अब मेरे पास आने के हीले बहाने करने लगी थी। लेकिन वो मुझ पर अपने लिए हराम लगने लगी थी। लेकिन डर के मारे मैं किसी से कुछ पूछ भी नहीं रहा था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि तुम्हारा निकाह टूट चुका है। मैं अजीब सी उलझन का शिकार था, और आज जब मैंने शनाया को अपने करीब पाकर बेखुद हुआ था, तो मेरा यूं बेखुद होना मुझे एहसास दिला गया था कि मैं अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहा हूँ, क्योंकि शनाया मुझसे कह चुकी थी कि आइंदा वो मुझे कभी किसी चीज़ से नहीं रोकेगी। लेकिन मैं उसे अपना लूं, या उसके दिल में भी ये पैदा हो गया था कि कहीं हमारा रिश्ता ही ख़त्म ना हो चुका हो। मैंने इमाम साहब से जब इस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि दाढ़ी रखना इस्लाम में सुन्नत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम ने हमेशा दाढ़ी रखी है, और इसका मजाक उड़ाना कुफ्र है। दीन, इस्लाम, शरीयत वाजिब हो या सुन्नत, उनका मजाक उड़ाने वाला और हदीस की तौहीन करने वाले को इस्लाम से खारिज करार दिया गया है। ऐसे शख्स को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से रो रो कर माफ़ी मांगे, इस तरह उसका निकाह भी ख़त्म हो जाता है। अलबत्ता आगे ये अर्थ है कि कुफ्रिया बात या कोई भी कुफ्रिया अमल अगर औरत करें तो ऐसा निकाह नहीं टूटता कि वो इद्दत करें, फिर हलाला करें और तब तुम उससे दोबारा निकाह करो। औरत अगर रो रो कर अपनी गलती की माफ़ी मांग लेती है तो निकाह बिना किसी शर्त के ज़रूरी हो जाता है। यानी कि अगर इस बात से निकाह टूट गया है तो तुम दोबारा से अपनी बीवी से निकाह कर लो। शनाया भी अल्लाह से तौबा कर चुकी थी, अल्लाह के आगे रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग चुकी थी, इसलिए मैंने शनाया से दोबारा निकाह कर लिया। हक मेहर भी मुझे दोबारा से लिखवाना पड़ा। गवाहों की मौजूदगी में वो सब किया जो निकाह में किया जाता है।
जो भी निकाह का तरीका होता है वो सब अपनाकर मैंने शनाया से ताल्लुक़ कायम किया था। वो भी समझ गई थी कि उसे अब ज़िंदगी आगे की कैसे गुजारनी है। मेरी बेरुखी ने उसके दिल की दुनिया को बदल कर रख दिया था। फिर मुझे उसे कभी ये कहना नहीं पड़ा कि उसे क्या करना है। उसने खुद ही पर्दा करना शुरू कर दिया था। नमाज की पाबंदी भी करने लगी थी, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती थी और मोहब्बत इंसान से सब कुछ करवा लेती है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।